हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे IB ACIU के एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पार्ट नंबर 7 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मेरे 2 पेड कोर्सेज GS कोर्स एंड 10,000 MC कोर्स आता है और दोनों आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर। बेस्ट सेलिंग में आता है। आपको कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। हमारे अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर जो होता है, ताज़ा पानी, मीठा पानी जो है, कितने % देखने को आपको मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये आपका जो अर्थ का पानी है, अर्थ के पानी के अंदर क्या होता है कि टोटल ग्लोबल वाटर की जगह पे देखिए ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा पानी है 96.5%। फ्रेश वाटर जो होता है वो 2.5% के आसपास होता है और सेलाइन वाटर जो है 0.9% है। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर के अंदर जो है ये 2.5 तो टोटल है, अदरवाइज हम इसको 100% तो मान के चल सकते हैं ना कि अपने आप में तो ये 100% है। उसके अंदर जो है ग्लेशियर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है आपका फ्रेश वाटर होता है 68.7%। फिर आपका ग्राउंड वाटर आता है, देन आपका फिर सरफेस वाटर आता है। और सरफेस वाटर को आगे हमने 2-3 जगह में डिवाइड किया हुआ है। सरफेस वाटर के अंदर जो है ग्राउंड और परमाफ्रॉस्ट जो है 69% है। देन लेक्स के अंदर है, देन उसका एटमॉस्फेयर में ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। सो यहाँ पे ओशंस के अंदर सबसे ज़्यादा पानी और फ्रेश वाटर जो है 2.5%। और फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर, देन उसके बाद ग्राउंड वाटर। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन, फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ग्लेशियर में, देन ग्राउंड वाटर। क्लियर, याद रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई भी नहीं बन रहा, 2.5% था तो, लेकिन ऑप्शन में जब इतने क्लोज ऑप्शन आ जाएं तो हम इसको टिक क्या करेंगे, 3% को टिक करेंगे। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। राइट आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपका जो है बल लगाती है, दैट मीन्स आपका केंद्रा प्रसारक बल जो है आपका अनुभव करती है, ये आपको बताना है। तो कोई भी एक चीज़ देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ चलती है हमेशा जब गोल गोल चलती है, सर्कुलर में घूमती है, ऐसे सर्कल जो जैसे चल रहा है ऐसे घूमती है, तो सेंटर में हमेशा, सेंटर की तरफ हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है और बाहर उसके ऑपोजिट जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। सेंटर में हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है और इसके ऑपोजिट जो है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है एक सीडो फोर्स होती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है, m/v²/r। r क्या होता है, रेडियस, और v क्या होता है, वेलोसिटी। और ये क्या होता है आपका, v का मतलब क्या होता है, ओमेगा r। ओमेगा r का मतलब यह है एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस का स्क्वायर r। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो, f = m इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू r रेडियस। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी है मैंने कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है एक्सपीरियंस कौन सी बॉडी इसमें से करने वाली है। व्हेन द बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, जो उसके ऑपोजिट लगेगी तो वो क्या होगा आपका, जो इसके ऑपोजिट लगेगी वो आपकी क्या होने वाली है, सर्कुलर पाथ के अंदर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने वाली है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है, एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कहाँ कहाँ पे लगती है। अगर सपोज करो कि क्रीम सेपरेटर होता है आपका, क्रीम निकालने के लिए क्या होता है, गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, लेकिन क्रीम जो है साइड पे लग रही होती है। ठीक है, वो क्रीम के ऊपर जो है, क्रीम सेपरेटर के ऊपर जो लग रही है फोर्स, दैट इज कॉल्ड आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको कहते हैं। और इसके अलावा जो होता है सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर वगैरह जो होते हैं, ड्रायर जो कपड़े वगैरह सुखाते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। जो मशीन के अंदर कपड़े सुखाते हैं, ड्रायर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसके बीच में आपकी सेंट्रीपिटल है सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ जो है आपकी कौन कौन सी फोर्स लगती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं, अगर कोई सैटेलाइट है, वो अगर घूम रही है किसी प्लैनेट के अराउंड, सैटेलाइट जो है वो किसी प्लैनेट के अराउंड जो है वो घूम रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो मून है, मून क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड जो है घूम रहा है, तो वो भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहा है, क्योंकि इसके सेंटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी। क्लियर। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण जो है ये खींचने की तरफ आ जाता है, सेंटर की तरफ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए जी, इब्न बतूता ने जो है इंडिया आया था किसके टाइम पे। इब्न बतूता जो आया था, पहली बात तो ये आया कहाँ से था, मोरक्को से आया था। इब्न बतूता आया कहाँ से था, मोरक्को से आया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखने को आपको मिला था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। क्लियर। और जो है इब्न बतूता जो आया था मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और इसको जो है
काजी ऑफ दिल्ली भी अपॉइंट कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। काजी का मतलब क्या होता है? काजी का मतलब होता है कि जो आपका जुडिशियल फंक्शंस रोल प्ले करेगा। ठीक है, बाकी कुछ आपके पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को जो हम बोलते हैं वाइजेस्ट फूल, पढ़ा लिखा मूर्ख बोला जाता है। वाइजेस्ट फूल इनको क्यों बोला जाता है? इसका रीज़न है, 5 रीज़न है इनके। वो 5 रीज़न क्या है? दोआब के अंदर टैक्स लगाना, दोबारा से 2 बार टैक्स लेना, डबल टैक्सेशन। दोआब वो उस जगह को कहते हैं जहाँ पे आपकी 2 रिवर्स मिलती हैं। जब आप टैक्स लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है, और उस टाइम पे सूखे भी पड़ गए थे जिसके कारण जो है लोगों के ऊपर ये बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। दूसरा जो है, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली से। कहाँ पे? दौलताबाद, जिसे आजकल हम दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहा जाता है। दौलताबाद देवगिरी जो महाराष्ट्र के अंदर देखने को आपको मिलती है। देखिए, ये इन्होंने इसलिए की थी, एक तो साउथ के ऊपर रूल करना चाहते थे, दूसरा मंगोल से बचना चाहते थे अटैक से। तीसरा इन्होंने क्या किया ऐसा काम? टोकन करेंसी को इशू किया। ये टोकन करेंसी जो है ये कॉपर की बनी होती थी, और एक लोगों ने घर पे ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण प्रॉब्लम देखने को आपको मिली यहाँ पे भी। और फोर्थ जो है, इन्होंने इराक के ऊपर अटैक करने की बात करी थी, जिसे हम क्या कहते हैं? खुरासन एक्सपीडिशन। खुरासन एक्सपीडिशन करने की बात करी, लेकिन लोगों को खिलाया पिला, मतलब बॉडी बिल्डर बनाया, बाद में कहता कि हम नहीं जाएंगे। पांचवा जो है आपका था डेट इज कुमाऊं हिल्स का अटैक। कुमाऊं हिल्स क्या है? आपकी उत्तराखंड के अंदर है। वहां से क्या आता था? चाइनीज लोग नीचे उतर के आते थे और लोगों की लूटपाट करके चले जाते थे। अब लूटपाट करके जब चले जाते थे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से लोग परेशान होंगे, तो इस चीज़ का बदला लेने कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। लोगों को बोला मैं बदला लूंगा। अब क्या होगा कि पहाड़ों के ऊपर चढ़े गए। जैसे ही पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए, उधर से बारिश आ गई, सारे नीचे के नीचे आ गए। तो मतलब ये आपके 5 रीजन ऐसे हैं जिसके कारण इनको वाइजेस्ट फूल बोला जाता है। अच्छा सोचना लेकिन काम उल्टा करना। क्लियर? आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करता हूं तो अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम क्या है? अली गुरशप है। अली गुरशप। और दूसरी बात ये है, ये पहले सुल्तान हैं जिन्होंने साउथ इंडिया के अंदर जो है अटैक किया, साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर। और इनका एक जो गुलाम था जिसे हम क्या कहते हैं? मलिक कफूर। मलिक कफूर जो है, मलिक कफूर जिसे हम 1000 दिनारी कहते हैं, और ये 1000 दिनारी ने ही जो है साउथ इंडिया के अंदर अटैक करने की बात करी थी। और इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था। प्रताप रुद्रदेव टू ये कहाँ के राजा थे? वारंगल के राजा थे। ठीक है, और उसके बाद जो है रामचंद्र देव जो हैं यादव किंग थे। रामचंद्र जो के देव हैं ये यादव किंग थे आपके देवगिरी के। ठीक है, और थर्ड थे वीरबल्लाला थ्री। ये कौन से राजा थे? होयशाला किंग थे। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताना है मुझे कि जो प्रताप रुद्र देव है, जब इनको वारंगल से हराया गया तो इनसे यहाँ पे इनको मिला मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा। जो कोहिनूर हीरा मलिक कफूर ने किसको दे दिया था? अगेन आपका अली गुरशप यानी कि जो है अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि अगर जो है आपका राजा है कोई भी, उसकी डेथ के बाद जो है राजा उसका बेटा नहीं, जिसके अंदर दम होगा वो बनेगा। क्लियर? और 4 ऑर्डिनेंस इन्होंने पेश करी थी मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। स्पाइस सिस्टम इन्होंने बात करी थी। ग्रांट्स जो हैं आपको जो दी जाएंगी, डेट इज़ फ्री ग्रांट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में यहाँ पे खड़ा करने की यहाँ पे बात करी। शाह ने मंडी की पोस्ट बनाएगी जो मार्केट के अंदर जो देखेगा कि किस तरीके के रेट चल रहे हैं, और स्टैंडर्ड रेट बनाने के लिए। क्लियर? ग्यासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो ग्यासुद्दीन तुगलक को हम और क्या कहते हैं? गाजी मलिक भी इनको कहा जाता है। क्या? गाजी मलिक। क्लियर? ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ गया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम क्या है? फरीद है, और इनके पिताजी का नाम है हसन खान। ये जो है कौन थे? जागीरदार थे सासाराम बिहार के अंदर। क्लियर? और जो मोहम्मद बिन जो आपका शेरशाह सूरी है, इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्रीम। बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्रीम एक ही लड़ाई है, और एक थी लड़ाई इनकी बैटल ऑफ चौसा लड़ी थी 1539 में, और कुमाऊं बिलग्रीम की लड़ाई लड़ी थी 1540 में। और दोनों लड़ाइयाँ जो है किसके अगेंस्ट थी? आपकी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में थी। दोनों लड़ाइयों में हुमायूं हारा था और शेरशाह सूरी जीता था। और उसके बाद 1540 से 55 तक जो है शेरशाह सूरी का रूल हो गया था। और शेरशाह सूरी में इन्हें इंडिया में बहुत सारी चीज़ें करी हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो पेपर में पूछी जा सकती हैं आपको और फंस सकते हो आप। 4 डिपार्टमेंट इन्होंने बनाए थे, 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इन्होंने बनाए थे। दीवान विजारत और वजीर जो आपका रेवेन्यू और आपका फाइनेंस चार्ज होता था। दीवान अरीज आर्मी वाला था। दीवान रसालत फॉरेन मिनिस्टर था। दीवान इंशा कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे। तो ये जो 4 जो हैं आपके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी पोस्ट तैयार करी हुई थी। जो आपका जो शेरशाह सूरी है उसका जो पूरा दरबार था 47 सरकार के अंदर डिवाइडेड था, और बहुत सारे इसके अंदर ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि शिकदार जो है मिलिट्री ऑफिसर, आमीन लैंड रेवेन्यू,
फोतेदार ट्रेजरर यानी कि खजांची, कारकून्स का अकाउंटेंट जो आपका अकाउंट संभालता था, और सिल्वर का इन्होंने दाम भी इशू किया जो सर्कुलेशन में रहा था 1835 तक अंग्रेजों के टाइम पे भी। और इन्होंने जो है 4 बहुत बड़े हाईवेज बनाए, दैट इज सोनार गांव टू सिंध, आगरा टू बहरामपुर, जोधपुर टू चित्तौड़, लाहौर टू मुल्तान। ये 4 बड़े बड़े इन्होंने नेशनल हाईवेज भी बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। शेरशाह सूरी का जो टॉम है वो कहाँ पे है, सासाराम बिहार के अंदर है। और शेरशाह सूरी के टाइम पे लिखी गई थी पद्मावत, जो आपकी मलिक कफूर पद्मावत, जो रानी पद्मिनी जो राजपूत राजा की वाइफ हैं, रतन देव की, राणा रतन देव की, और जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो है ये प्रॉपर तरीके से वर्णन किया गया है पद्मावत में। और पद्मावत जो है ये किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, क्लियर। और दिल्ली के अंदर ओल्ड फोर्ट यानी कि पुराना किला वो किसने बनाया है, शेरशाह सूरी ने बनाया है, ध्यान रखिए। सो सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ UNREDD प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू, किसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। सो पहली बात तो जो आपका रेड है ये आपकी इमिशंस को रिड्यूस करना है, इसने किस चीज़ की इमिशंस को, रिड्यूसिंग, ये फुल फॉर्म ही है इसका, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका जो है एम है, क्लियर। तो इससे क्या है, इनका एम से हमें क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, बिल्कुल सही है, और फॉरेस्ट सिस्टम को रेजिलिएंट बनाना है, ये जाने कि आपके वन पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन आपको बना के रखना है, बिल्कुल सही है। पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, ये भी सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों इसके कारण हैं। इसके अलावा भी क्या है आपका, फॉरेस्ट के जो कार्बन स्टॉक्स हैं उसको कंजर्व करके रखना, फॉरेस्ट के कार्बन स्टॉक्स को आपको कंजर्व करके रखना है, ठीक है। फॉरेस्ट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, सतत विकास करना है आपको, और पॉवर्टी तो कम करना ही करना है, और आपके फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को इन्हांस भी करना है और भी बढ़ाना है आगे जाके, क्लियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो REDD प्लस है ये 2 ऑर्गेनाइजेशन का आपका एक जो है एक प्रोजेक्ट है, FAO का और UNDP का। FAO इज़ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर जो कहाँ पे हैं, डेट इज़ रोम इटली के अंदर है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो इन्होंने दोनों ने बनाया था आपका REDD प्लस, जिसके अंदर जो है एमिशंस को रिड्यूस करना है, डिफॉरेस्टेशन से और डिग्रेडेशन से हमें बचाना है। और ये जो चीज़ है ग्लोबली इनिशिएटिव करी गई थी, ये ग्लोबल इनिशिएटिव जो करी गई थी आपकी वो क्या थी, ये देखो मैंने आपको बता दिया, FAO वाला बता दिया, ये भी बता दिया। REDD का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये नेगोशिएट की जाती है अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2005 में किया गया था, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमने इनिशिएटिव्स लिए थे, नेगोशिएट्स किए थे, तो ये पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और उसके बाद जो है रेड इनिशिएटिव के अंदर जो है प्लस साइन भी इंक्लूड हो गया। इस प्लस साइन का मतलब होता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन एंड इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, यानी कि कार्बन स्टॉक का सतत विकास करना है, फॉरेस्ट को मैनेज करना है, कंजर्व कर रखना है और इन्हांस करते रहना है। तो ये REDD प्लस का जो है मेन फीचर हो जाएगा। और देखिए पहले बात तो आगे थी, लेकिन 2017 के बाली एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया गया और REDD प्लस जो है इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। उसके बाद जो है वार्शा फ्रेमवर्क हुआ REDD प्लस के साथ, जो आपका कन्वेंशन ऑफ पार्टीज 19 एट वार्शा 2013 के अंदर जो है अडॉप्ट किया गया। और इसमें बोला गया वर्क प्रोग्राम फॉर द रिजल्ट बेस्ड फाइनेंस, यानी कि जो रिजल्ट कंट्री देगी उसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और ये मेनली डेवलपिंग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो है आपके नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर जो है आपके टेक्निकल असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर सकें एमिशन लेवल की, और मेज़र कर सकें कितना आपका प्रॉपर तरीके से एमिशन जो है वहाँ से निकल रहा है। और UNFCCC जो है रूल बुक है आपकी REDD प्लस की, जो आपका ये कंप्लीट कब हुई थी, COP28 पेरिस के अंदर कंप्लीट हुई थी 2015 के अंदर, जहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिसीजन लिए गए थे आपके REDD प्लस को जो है करने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सिग्निफिकेंस क्या है आपका REDD प्लस का, कि आपको जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, यानी कि कोई पेड़ पौधे लग रखे हैं तो उसको काटने से हमें बचाना है, और ये उसके लिए उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, और इंसेंटिव जो है आपका फाइनेंशियल वैल्यू का होगा, ताकि आपकी जो सॉइल है, बायोमास है, वो आपका कंजर्व रहेगा। और इस इनिशिएटिव में जो इंपॉर्टेंस दी गई है लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट की दी गई, कि लोगों की लाइफ बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कंजर्वेशन जो है आप करोगे, फूड सिक्योरिटी सर्विसेज आप
करोगे कम्युनिटी डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, ये आपको देखने को आपको मिला था, ये इनिशिएटिव देखने को मिला था। और कंट्रीज जो है आपकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, और जो है आपका डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए, और आपके पास जो है फंड्स लेके आने के लिए, ताकि आप जो है इंसेंटिव्स भी जो है आप प्रोवाइड कर सकें। तो इन शॉर्ट जो है REDD का मतलब क्या है आपका, यही मतलब है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रेजिलिएंट बनाना है, प्रोटेक्शन करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। तो मतलब आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मैंग्रोव वेजिटेशन है इंडिया के अंदर, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं। मैंग्रोव ट्रीज देखिए आपकी जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात से लेके अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल तक, सारी की सारी जगह के ऊपर क्या है आपके डेट इज़ मैंग्रोव ट्रीज देखने को आपको मिलते हैं। अब मैंग्रोव ट्रीज का फंक्शन क्या होता है कि जैसे ये पानी का बहाव बहुत तेज होता है, तो ये क्या करते हैं, झूल जाते हैं, लेकिन ये टूटते नहीं हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड मैंग्रोव ट्रीज। और इनकी एक रूट्स होती हैं, बड़ी फेमस रूट्स होती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स। क्या कहते हो आप, न्यूमेटोफोर्स। ये न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, ताकि आपका कोई भी जो है एनारोबिक सॉइल कंडीशन के अंदर अगर आप रह रहे हो, तो जो है वहाँ पे आपको ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कर देगी, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगी। और दूसरी बात ये है कि जो मैंग्रोव्स देखने को आपको मिलते हैं वो मेनली 25 डिग्री से लेके 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, 25 डिग्री से 25 डिग्री देखने को आपको मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, मालाबार कोस्ट तो है ही है, सुंदरबन कोस्ट भी देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट वन। लिंगराज टेम्पल जो है ये बनाया गया था मिडिवल इंडिया के अंदर। ये किसने बनाया था, लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था, ये बनाया था भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल, जो किसने बनवाया था, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के राजा ने बनाया था। ईस्टर्न गंग डायनेस्टी ने बनाया था, याद रखिए। खजुराहो टेम्पल जो है ये MP के अंदर था। ठीक है, और खजुराहो टेम्पल जो है MP के अंदर था, और ये बनाया था चंडेल वंश ने। किसने, चंडेल वंश ने बनाया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। मदुरई जो है सिटी ऑफ फेस्टिवल जिसे आप कहते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। मीनाक्षी टेम्पल भी है यहाँ पे, क्लियर। और ये वही इलाका है ये वही इलाका है जहाँ पे गांधी जी जो है हाफ नेकेड हुए थे, यानी कि ऊपर वाली शर्ट जो है इन्होंने पहनी छोड़ दी थी यहाँ से, मदुरई वाले इलाके से। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। माउंट आबू की बात करते हैं तो माउंट आबू की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, दैट इज गुरु शिखर, जो राजस्थान में देखने को आपको मिलती है, क्लियर। और इसको बनाया किसने था, और ये बनाया गया था सोलंकीज द्वारा जो है बनाया गया था। और सोलंकीज का जो एक मिनिस्टर था दैट इज विमल शाह। सोलंकीज ने बनाया था, लेकिन विमल शाह उनका मिनिस्टर था जो इसको कंप्लीट करवाया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1 ऑप्शन इज द राइट वन, 1 ऑप्शन। ये है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर होल्डिंग जो है सबसे ज़्यादा किसके पास देखने को आपको मिलती है, एग्रीकल्चर जो है होल्डिंग। सो यहाँ पे मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। यहाँ पे 5 क्राइटेरिया हैं आपके। तो 5 क्राइटेरिया में क्या है, अप टू 1, अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर से ज़मीन नीचे है तो ये होता है आपका डेट इज़ कॉल्ड मार्जिनल। ये क्या होता है, मार्जिनल, बिल्कुल मार्जिन के ऊपर है, मार्जिनल इसको कहा जाता है, मार्जिनल होल्डिंग। और 1 से लेके जो है 2 तक है आपकी, तो डेट इज़ कॉल्ड स्मॉल होल्डिंग्स, क्लियर। और 2 से 4 तक होता है तो डेट इज कॉल्ड सेमी होल्डिंग, क्लियर। और 4 से 10 होता है, आपको इसको क्या कहते हो, मीडियम होल्डिंग। और ग्रेटर देन 10 होता है तो आप इसको बोलोगे लार्ज होल्डिंग्स, क्लियर। ध्यान रखिए। तो इन चीज़ों के आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका मार्जिनल कौन से होते हैं, ये आपका मीडियम कौन से होते हैं, और लोअर कौन से होते हैं, स्मॉल कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, इट्स कॉल्ड लेशाह पट्टू जो है एक फोक डांस है आपका, कहाँ का, इट्स लेहसाल पट्टू जो है ये फोक डांस है कौन सी स्टेट का, नागालैंड का जो है ये आपका जो है फोक डांस है नागालैंड का, क्लियर। और नागालैंड के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है आपकी, इंग्लिश देखने को आपको मिलती है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मेजर डांस फॉर्म है आपके नागालैंड के, बहुत सारे मेजर डांस फॉर्म है, जैसे कि लेशा पट्टू जो ऑप्शन में था, चंगाई हो गया, मयूर हो गया, कुकी डांस हो गया, और बटरफ्लाई डांस हो गया। तो दीज डांस आर फेमस, क्लियर। और इसके अलावा रंगमा, बैम्बू डांस और जीलियांग जो है ये आपके देखने को मिले थे। ये देखने को आपको मिलते हैं कहाँ पे, नागालैंड के अंदर। और गोवा के अंदर क्या है, कोली, फुगड़ी, शिगमो, ये डांस फॉर्म है। केरल जो है आपका कथकली है और मोहिनीअट्टम है। कर्नाटक जो है यक्षगन है, शुगा कारबा और लंबी, ठीक है। यक्षगन जो है आपका कर्नाटक में देखने को आपको मिलता है। सो ये सारे के सारे जो हैं आपके
देखने को आपको मिल जाएंगे कि हाँ कि कौन सा जो त्यौहार है, कौन सा जो है आपका डांस फॉर्म जो है किस जगह के साथ लिंक करता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इनमें से ऐसी कौन सी जो रिवर है जो रिफ्ट वैली से निकलती है, दरार वाली घाटी से निकलती है। सो ये दरार वाली घाटी कौन सी है यहाँ पे, तो दिस इज द राइट आंसर, डेट इज नर्मदा। नर्मदा जो है साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ये सतपुड़ा और विंध्यास के बीच में देखने को आपको मिलती है और यहाँ से ही आपकी ताप्ती, यहाँ से आपकी ताप्ती भी आती है, ठीक है, रिवर ताप्ती, और यहाँ से आती है माही, और यहाँ से आती है आपकी लूनी रिवर। लूनी रिवर तो रास्ते में ख़त्म हो जाती है, एफिमरल रिवर उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ये सारी की सारी यहाँ पे गिरती है। साबरमती भी होती है यहाँ पे, ठीक है। ये गिरती है कहाँ पे, अरेबियन सी के अंदर, और ये बनाती क्या है, एस्चुरी बनाती हैं। ऑन द अदर हैंड जितने भी आपके ईस्टर्न फ्लोइंग राज्य हैं यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपके डेल्टा बनते हैं। ईस्टर्न राज्यों में डेल्टा पॉइंट देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो आंसर इसमें क्या, रिफ्ट वैली क्या बनेगा आपका, नर्मदा इज़ द राइट आंसर। नर्मदा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। नर्मदा रिवर इज़ द राइट आंसर। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। जो नर्मदा रिवर है आपकी, नर्मदा रिवर अमरकांतक प्लेटू से स्टार्ट होती है, अमरकांतक प्लेटू से, क्लियर याद रखना, मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है और ये धुआंधार फॉल्स बनाते हैं, धुआंधार, जिसे आप जबलपुर के अंदर धुआंधार फॉल इसको कहते हैं जबलपुर के अंदर, और इसको क्लाउड ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है। ये देखने को क्लाउड ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एरिया है, रिफ्ट वैली आपका नर्मदा के अंदर बनती है। और उसके बाद आ जाओ गोदावरी के ऊपर आ जाते हैं। गोदावरी जो है आपकी, गोदावरी का जो ओरिजिन है वो है महाबलेश्वर प्लेटू। महाबलेश्वर प्लेटू देखने को आपको मिलता है, सतारा महाराष्ट्र के अंदर देखने को आपको मिलता है। 4 राज्यों से होकर निकलता है, महाराष्ट्र से, ठीक है, कर्नाटक से, तेलंगाना से, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से, क्लियर। जब तक जो है बंगाल की खाड़ी में वो गिर नहीं जाती। तो आंसर इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद आ गई आपकी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है। महाबलेश्वर प्लेटू से जो है ये स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के अंदर, और 4 जगह के ऊपर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, यहाँ से क्रॉस करती है आपकी 4 की 4 स्टेट्स के अंदर, और फिर जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे जो है आपका कृष्णा रिवर के ऊपर आपका कौन सा डैम है, कृष्णा रिवर के ऊपर है, डेट इज़ कॉल्ड नागार्जुना सागर डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर, डेट इज़ इन द अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखिए। सॉरी नॉट अरुणाचल प्रदेश, आई एम सेइंग ये नागार्जुना सागर डैम देखने को आपको मिलता है, नागार्जुना सागर डैम देखने को मिलता है आपको आंध्र प्रदेश में, नॉट अरुणाचल प्रदेश, इट्स आंध्र प्रदेश ओनली, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी ऑप्शन, क्लियर। और महानदी जो है हीराकुद डैम बनाती है उड़ीसा के अंदर, और ये जो स्टार्ट होती है आपकी मैकाल रेंज से स्टार्ट होती है, वेस्टर्न साइड से, क्लियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना है। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, बी ऑप्शन। नर्मदा रिवर देखो जी मेकाला रेंज से स्टार्ट होती है, अमरकांतक प्लेटू से, क्लाउड ऑफ मिस्ट, धुआंधार फॉल्स बनाते हैं, रिफ्ट वैली बनाते हैं बिटवीन द नर्मदा एंड विंध्यास एंड सतपुड़ा। गोदावरी रिवर की बात करते हैं, त्रिम्बकेश्वर प्लेटू 1465 किलोमीटर है, और ये ड्रेनेज बेसिन देख लीजिए, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। ट्रिब्यूटरीज आपकी बहुत हैं, इट्स प्रावरा, पूर्णा, मंझरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इट्स कॉल्ड पंचिता, कॉम्बिनेशन ऑफ वेनगंगा और पेनगंगा, इंद्रावती, मानेर और साबरी, ये आपकी जो हैं ये जो हैं आपकी ट्रिब्यूटरीज देखने को आपको मिलती हैं गोदावरी रिवर की। और दूसरे बाद है जो कृष्णा रिवर, महाबलेश्वर प्लेटू, अगेन 4 स्टेट्स आ गए आपकी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और इसके ऊपर ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। नागार्जुना सागर डैम भी देखने को आपको मिलता है रिवर कृष्णा के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था रिवर कृष्णा के ऊपर जो है आपको नागार्जुना सागर डैम देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ यहाँ पे आपकी महानदी रिवर के ऊपर। महानदी रिवर जो है आपकी मध्य प्रदेश में, मैंने आपको बताया था, जो महानदी रिवर है वो छत्तीसगढ़ और जो है उड़ीसा से होकर निकलती है। उड़ीसा के अंदर जो है हीराकुद डैम बनाती है महानदी रिवर, क्लियर। और ये कुछ आपका पोर्शन है आपका झारखंड में भी चला जाता है, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी, तो ये आपको पता होना चाहिए महानदी रिवर का। महानदी रिवर जो है दंडकारण्या जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर है, वहाँ से स्टार्ट होता है। एलिवेशन आपकी बहुत ही कम एलिवेशन देखने को आपको मिल रही है, 442 मीटर एलिवेट के ऊपर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं शिवनाथ, हसदेव, इट्स मंद एंड IB, तो दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक कौन सी हैं, द ओंग, तेल, जोंक, तो ये आपकी राइट विंग ट्रिब्यूटरीज देखने को आपको मिलती हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका जो आपका क्वेश्चन था, जो इसमें क्वेश्चन था आपका, दैट इज़ रिफ्ट वैली कौन बनाता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा,
नर्मदा रिवर जो है रिफ्ट वैली बनाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो क्या नाम था, क्लेमेंट एटली, ठीक है, और ये लेबर पार्टी से लिंक करते थे, लेबर पार्टी के साथ, याद रखना, कांग्रेस की जो है आपकी अमेरिका के अंदर लेबर पार्टी, सॉरी ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी देखने को आपको मिली, और क्लेमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। अब यहाँ पे जब देखने को आपको मिलती है तो ये अनाउंस क्या कर देते हैं इंडिया के लिए, तो ये कहते हैं कि हम इंडिया को जो आज़ाद करेंगे ये हम करेंगे जून 1948 के अंदर। जून 1948 के अंदर जो है ये इन्होंने कहा था कि जून 1948 के अंदर इन्होंने बोला था कि हम आज़ाद करेंगे इंडिया को। लेकिन इससे पहले ही आपका क्या आ गया, 3 जून का प्लान आ गया, 3 जून 1947 का प्लान, जिसे आप डिक्की बर्ड प्लान भी आप कहते हैं, डिक्की बर्ड प्लान, जिसे आप माउंट बेटन प्लान भी आप कहा जाता है, ठीक है, बल्कान प्लान भी इसको कहा जाता है, सारे निक नेम शॉर्ट नेम है इनके। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान को 14 की रात को करेंगे और इंडिया को 15 की सुबह में जो है आज़ाद किया जाएगा, ठीक है, और मतलब 12 बजे के आसपास। तो इस तरीके से आपका जो देश है वो डिवाइड हुआ है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, जून 1940 इट इज़ द करेक्ट वन। लाइट वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द साउंड वेव इन डैट, लाइट वेव जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन साउंड वेव्स के अंदर जो है आपकी कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को आपको नहीं मिलेगी। और साउंड वेव्स जो होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होंगे, इसमें होगा ही नहीं। और साउंड वेव जो है आपकी स्पीड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। लॉन्गिट्यूडनल जो है इसको वेव कहा जाता है। तो देखते हैं, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट साउंड वेव्स आर नॉट, साउंड वेव्स आर नॉट। तो यही आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो सिर्फ लाइट वेव है। लाइट वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द वाटर बट साउंड वेव्स कैन नॉट, गलत पॉइंट है। साउंड वेव्स जो है ट्रैवल कर जाएगी लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट जो है साउंड वेव जो है आपकी सॉलिड लिक्विड गैसेस में निकल जाती है। सबसे ज़्यादा साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो सॉलिड्स में होती है। तो लाइट वेव्स नहीं ट्रैवल नहीं कर पाएगी पानी के अंदर, लेकिन साउंड वेव जो है हर जगह के ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाएगी, मतलब कैन नॉट, मतलब वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी पानी के अंदर, तो कर पाएगी, क्लियर। लाइट ट्रैवल्स विद द सेम स्पीड इन ऑल मीडिया, गलत पॉइंट है ये। सभी मीडिया में लाइट स्पीड सेम नहीं है। वैसे तो नॉर्मल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अदरवाइज 3 × 10⁵ भी आप इसको कह सकते हैं। लाइट वेव जो है प्रोड्यूस करता है इंटरफेरेंस बट साउंड वेव्स डू नॉट प्रोड्यूस, ये भी आपका पॉइंट गलत है। प्रकाश तरंगे व्यवधान उत्पन्न करती है लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं बनाती, तो ये भी आपका पॉइंट गलत हो जाता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सॉरी, इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, दैट इज लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बट साउंड वेव्स आर नॉट। सो ये आपका मेन पॉइंट है, देखने को मिलता है, क्लियर। चलिए जी, मैत्री जो है इंडिया का सेकंड जो है आपका साइंटिफिक स्टेशन है। तो ये कहाँ पे देखने को आपको मिलता है, सेकंड जो है आपका साइंटिफिक स्टेशन है, ये देखने को आपको मिलता है अंटार्कटिक में। अंटार्कटिक में पहले जो था आपका अंटार्कटिक में पहले आपका क्या जो है कौन सा रिसर्च स्टेशन था, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है और मैत्री है, और दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड वन मोर इज़ देयर भारती, ठीक है। और ऐसे ही हमारा आर्कटिक ओशन के अंदर भी है, आर्कटिक ओशन के अंदर कौन सा है, हिमाद्री, ठीक है। और आर्कटिक ओशन के अंदर जो है हमारा रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, हिमाद्री, और इंड आर्क भी वहाँ पे स्टेशन देखने को आपको मिलता है। इंड आर्क ये इंडिया की तरफ से है, क्लियर। और ये अंटार्कटिक के अंदर है। तो आपको ये पता होना चाहिए नेशनल सेंटर फॉर पोलर रिसर्च ओशियानोग्राफी, पोलर एंड ओशन रिसर्च, क्लियर। तो ये कहाँ पे है, डेट इज इन द गोवा के अंदर देखने को आपको मिलता है, क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एल्प्स माउंटेन कहाँ की हैं, यूरोप की माउंटेन्स हैं ये, ठीक है। और आर्कटिक सर्कल जो है आपका, आर्कटिक सर्कल मैंने आपको बता दिया, जो है आपका हिमाद्री और इंडार्क देखने को आपको मिलता है। अंटार्कटिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। हिमालयस क्या होते हैं, हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, दे आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इसको कहा जाता है, सबसे जो है जवान यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। और हिमालयस का जो ओरिजिन है वो टेथे सी से देखने को आपको मिलता है, टेथे सी से ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। और ये अभी भी हाइट इनकी बढ़ती चली जा रही है। और जो है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स देखने को आपको मिल जाती हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दैट मीन्स आपका अंटार्कटिक इज़ द करेक्ट वन, अंटार्कटिक। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो विलेज पंचायत के लिए है डील करता है। विलेज पंचायत के साथ जो विलेज पंचायत के जैसा जो है डील करता है, उनमें से कौन सा आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल 40 में लिखा गया है, आर्टिकल 40 में लिखा गया है कि स्टेट जो है आर्टिकल 40 के दौरान जो है
एक विलेज पंचायत जो है स्टेट विलेज पंचायत बनाएगी। तो दिस इज़ इन द आर्टिकल 40 के अंदर लिखा गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और उसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आर्टिकल 30 लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 30 जो है आपका किसके लिए है, जो डेट इज़ फॉर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए देखने को आपको मिलती है ये वाली पार्ट, क्लियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 30 में क्या होता है कि वो अपना कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है आपका लगाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो कभी भी करवा सकते हैं। 43 में हम क्या बात करते हैं, 43 में हम बातें करते हैं लिविंग वेज के बारे में। लिविंग वेज का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा जो है आपको आने वाला है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स को कितना पैसा आने वाला है, क्लियर। और आर्टिकल 45 जो है 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। और इसके अलावा भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पूछा जा सकता है आपको। 70 जो है डेट इज़ 73rd अमेंडमेंट देखने को आपको मिली थी 1992 में और इम्प्लीमेंट हुई थी 1993 में, जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है कौन, डेट इज़ जो है जो आपका 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है, पंचायत बना सकता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। प्लैनेट जो होते हैं वो खारे पानी की झील है, कैसे? तो देखिए जी, सांबर की अगर मैं बात करता हूँ तो इनलैंड है, ये इनलैंड है जो आपकी इनलैंड जो है, जो मतलब इंडिया के अंदर की साइड की तरफ देखने को आपको मिलती है सांबर लेक। ये बिल्कुल सॉल्ट वाटर देखने को आपको मिलती है। वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में है और फ्रेश वाटर लेक है, और डल लेक भी आपकी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन गोबिंद सागर जो है यहाँ पे जो है आपकी एटमॉस्फेरिक डिफरेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं। और प्लैनेट्स जो हैं ट्विंकल तो नहीं करते, मैंने देखा नहीं है कि प्लैनेट्स जो हैं ट्विंकल। जो गोबिंद सागर लेक है, गोबिंद सागर लेक जो है आपकी गोबिंद सागर जो है आपकी कहाँ पे है, गोबिंद सागर जो लेक है आपकी कहाँ पे, बिलासपुर के अंदर है। बिलासपुर के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में, बाखड़ा नंगल डैम के ऊपर, मतलब फॉर्म्ड बाय द बाखड़ा डैम द्वारा बनाई गई है। सतलज रिवर के ऊपर है क्या, गोबिंद सागर डैम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, इसके अंदर जो आंसर बनेगा वो बनेगा सांबर लेक इज़ द करेक्ट वन, सांबर लेक। प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स जो हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस बॉडी होती हैं, यानी कि ये अपनी लाइट खुद की नहीं होती और ना ही ये ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल का मतलब क्या हो गया कि टूटते नहीं हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और इंटैक्ट रहते हैं, और मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर पकड़ी हुई है, कोई भी चीज़ अगर जिस स्थान के ऊपर है उसके अंदर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और किसके कारण लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण देखने को आपको मिलती है। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये देखिए जी, सोलर सिस्टम के अंदर एक स्टार है, सन है, ठीक है, अपनी लाइट खुद की है इसकी, और फ्यूज़न करता है, नाभिक संलयन करता है, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी असर डालता है ये। और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब इनके अराउंड घूमते हैं, और जो आपका सम प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द सन देन अदर्स, मतलब सन के नज़दीक भी आ जाते हैं और अदरवाइज ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पे, क्लियर। सो ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम के बारे में था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड शर्ट मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो रेड शर्ट मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्या था, रेड शर्ट मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था सिर्फ और सिर्फ ये की था कि हमें देश को आज़ाद करवाना है अंग्रेजों से। लेकिन रेड शर्ट मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट करी थी, खान अब्दुल गफ़ार खान ने जो है स्टार्ट करी थी। और इसका जो नाम है वो क्या है, बादशाह खान और सरहद्दी गांधी, ठीक है, बादशाह खान और सरहद्दी गांधी जो है इसका नाम था। फ्रंटियर गांधी जो है इनका नाम इसको कहलाया जाता है, क्लियर। इनको हम और क्या कहते हैं, पश्तून लीडर भी इसको कहा जाता है, पश्तून लीडर, क्लियर। खुदाई खिदमतगार से बिलोंग करते हैं और वो लाल कलर की शर्ट पहनते हैं, इसलिए इनको रेड शर्ट कहते हैं। खुदाई खिदमतगार जो ऑर्गेनाइजेशन है, खुदाई खिदमतगार, और ये मूवमेंट जो है आपकी, इसको बोलते हैं खुदाई खिदमतगार को, सर्वेंट्स ऑफ द गॉड। और ये किसने स्टार्ट करी थी, खान अब्दुल गफ़ार खान जी ने स्टार्ट करी थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल जो है आपका सेपरेट होता है, कहाँ से सेपरेट होता है, तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में देखने को आपको मिल जाता है हमेशा 10 डिग्री चैनल। ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। तो ये है आपका 10 डिग्री चैनल बिटवीन द अंडमान आइलैंड और द निकोबार आइलैंड, क्लियर। यहाँ पे 8 डिग्री है और यहाँ पे आपका 9 डिग्री भी देखने को आपको मिलता है। तो मैं आपको लोकेशन भी दिखा दी है और आपको बता भी देता हूँ। 10 डिग्री चैनल जो है आपका
लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में देखने को मिलता है। 9 डिग्री चैनल जो है आपका ये मिनिकॉय, आपका मिनिकॉय आइलैंड और जो मेन लक्षद्वीप आर्कीपेलागो है उसको अलग करता है 9 डिग्री। और 8 डिग्री क्या है, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में जो है आना, दैट इज कॉल्ड 8 डिग्री चैनल। तो ये एरियाज पता होने चाहिए। मिनिकॉय लक्षद्वीप कहाँ पे है, 9 में। मिनिकॉय मालदीव कहाँ पे है, 8 में। और अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है आपका 10 डिग्री में देखने को मिलता है। और इसके अलावा भी यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे डंकन पैसेज भी देखने को मिलता है। सो जो डंकन पैसेज है आपका, डंकन पैसेज यहाँ पे देखने को आपको मिलता है ऊपर की तरफ से, ठीक है। तो डंकन पैसेज जो है एक स्टेट होता है इंडियन ओशन के अंदर, और ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में देखने को आपको मिलता है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज देखने को आपको मिलेगा। सो दीज डिग्री चैनल्स, डंकन पैसेज एंड ऑल सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है और पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डैट स्टेट्स ऑल द अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका आर्टिकल 144 के अंदर लिखा गया है। और 157 की अगर हम बात करते हैं, ये क्वालिफिकेशन बताता है गवर्नर की, राज्यपाल की बताता है। और 137 बात करता है रिवाइजरी, कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को कभी भी रिवाइज कर सकती है। और आर्टिकल 121 जो है ये किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 121 में है आपका कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं डिस्कशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है आपको लगती है, लेकिन कोई जो डिस्कशन है और वो पार्लियामेंट के अंदर देखने को आपको मिलेगी, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी जज को अगर आप हटा रहे हो तो वो तो हटाया जा सकता है। अगर आप इस चीज़ का बिल स्टार्ट करो कि जज किस तरीके से हरकत कर रहा है, जज क्या कर रहा है, वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो ये आपका पॉइंट बनता है आर्टिकल 121। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर। तो ये सेक्शन 144 का पार्ट है, ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जो होती है डिपेंड करती है आपके लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर और मटेरियल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, वो किसके ऊपर, रेजिस्टिविटी और आपका लेंथ और अपॉन एरिया के ऊपर डिवाइडेड जो है देखने को आपको मिलती है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, मटीरियल होगा, ठीक है, लेंथ भी हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हो गया, मतलब ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, लेंथ हो गया, एरिया हो गया और मटेरियल होगा कंडक्टर का, और कांस्टेंट हो गया आपका रो, जिसे हम क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी। और वैसे यूनिट आपके रेजिस्टेंस के कौन से होते हैं, डेट इज़ ओम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टर जो आपका डेट इज़ ओम होते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के जो होते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जो होते हैं MHO देखने को आपको मिलते हैं। साइमन भी उसको कह देते हैं, साइमन भी इसको कह देते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जी, फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इम्प्लाइज। जो फिक्सेशन आप करते हैं नाइट्रोजन की, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और एक बहुत सारे यूजफुल कंपाउंड्स में आप बनाते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के उपयोगी यौगिकों को संवहन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। सो यहाँ पे कुछ आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते कौन कौन है। एजोटोबैक्टर जैसे हो गया, ठीक है, और राइजोबियम आपका रूट नोड्यूल्स में रहता है, राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में रहता है, ठीक है, और नॉस्टॉक एनाबिना, ठीक है। सो दीज आर द जो है डिफरेंट क्राइटेरिया। और वैसे तो जो है आपको पता लग ही जाएगा कि यहाँ किस तरीके से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को आपको मिलती है। और इसमें कुछ साइकिल भी आता है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से आपका क्या बना, अमोनिया बना, और अमोनिया से जो है आपका नाइट्राइट बना, नाइट्राइट जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्राइट से बना आपका नाइट्रेट NO3, ठीक है, ये बना नाइट्रेट। क्लियर हो गया। और नाइट्रेट से दोबारा से आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाती है, लेकिन इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। नाइट्रोजन से अमोनिया वैसे ही आपका एक प्रोसेस होता है, हेबर प्रोसेस, वहाँ से बनती है, और बन के यहाँ पे अमोनिया टू जो है नाइट्राइट अगर आप डिवाइड कर रहे हो, अमोनिया टू नाइट्राइट अगर आप डिवाइड कर रहे हो, तो इसमें आपका जो है ऑक्सीडेशन होती है और बहुत सारे बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे यानी कि नाइट्राइट से नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर आता है, ठीक है। और अमोनिया से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्राइट अगर आप कन्वर्ट करवा रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास है।
नाइट्रोसोमोनास है। क्लियर, नाइट्रोसोमोनास अमोनिया से जो है नाइट्राइट, और नाइट्राइट से नाइट्रेट दैट इज नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रेट से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब आप कन्वर्ट करोगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको कहते हैं। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे हैं, जो मेन आपको पेपर में पूछा जाता है वो सीडोमोनास पूछा जाता है। सीडोमोनास इज ए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे थायोबैसिलस डाइनाइट्रिफिकेशन फिकेन, ठीक है, ये देखने को आपको मिलता है। और सो दीज आर द आपकी जो है दैट मीन्स डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है, जाने कि आपका ये देखो नाइट्रोबैक्टर हो गया, ठीक है, और आपका नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोकोकस भी। तो दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, इंडिया की लैटिट्यूड एक्सपेंशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है, 8 डिग्री 4 मिनट लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक देखने को आपको मिलती है यहाँ पे। 8 डिग्री जो है 4 मिनट से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट। और आपका ईस्ट वेस्ट देखो 68 डिग्री 7 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और आपका यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट इज़ द लॉन्गिट्यूड। क्लियर, ध्यान रखिए। और इसकी जो लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट वाली, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट की जो लेंथ है ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को आपको मिलता है। और मैंने ईस्ट वेस्ट भी बता दिया, और आपको ये सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए जी, ये हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था। नागार्जुना सागर जो डैम है ये कहाँ पे है, कृष्णा रिवर के ऊपर है, आंध्र प्रदेश में। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे है कृष्णा रिवर, जो महाबलेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है। 1400 किलोमीटर की जो है इसकी लेंथ है, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, गोदावरी के साथ डेल्टा बनाती है। और इसके अलावा भी कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे देखिए जी, इट्स कॉल्ड पूचम पड प्रोजेक्ट, गोदावरी रिवर के ऊपर है, आंध्र प्रदेश में। जायकवाड़ी जो है गोदावरी के ऊपर, महाराष्ट्र में। मैतूर जो है कावेरी रिवर के ऊपर, तमिलनाडु में। शिवा समुद्रम कावेरी रिवर के ऊपर, कर्नाटक में। काकरापर जो है तापी रिवर के ऊपर, गुजरात में। उकई जो है तापी रिवर के ऊपर, गुजरात में। सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहे थे, ठीक है। चलिए जी, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इट्स कॉल्ड पत्ती सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। जो हुआ है पत्ती सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो लिंक करता है कौन सी रिवर को। पत्ती सीमा जो है आपका पत्ती सीमा जो है आपका लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो किसको जो है कनेक्ट करता है, वो गोदावरी और कृष्णा रिवर को कनेक्ट करता है। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। ये है आपका पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है, ये है आपका पोलावरम प्रोजेक्ट, ये है आपका पत्ती सीमा कैनाल। पत्ती सीमा कैनाल जो है एक्चुअली जो है आपकी पत्ती सीमा कैनाल जो है आपकी प्रोजेक्ट जो है आपका, ये पानी लेता है कहाँ से, गोदावरी से पानी लेता है, ठीक है। गोदावरी से जैसी पानी लिया इसने पंप कर दिया आपका पोलावरम प्रोजेक्ट के अंदर। पोलावरम प्रोजेक्ट के अंदर जो है पानी पंप करना स्टार्ट कर देता है। पंप हाउस यहाँ पे है, पानी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया पतली सीमा कैनाल से, कहाँ पे, दैट इज़ इन द गोदावरी के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जो आपका बाद में पोलावरम जो प्रोजेक्ट के अंदर जाएगा, और ये आपका कृष्णा रिवर के विजयवाड़ा एक जगह है, विजयवाड़ा जो है वहाँ पे गया इसको खाली कर देगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विजयवाड़ा पार्ट के ऊपर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा, गोदावरी और कृष्णा के बीच में है आपका पत्ती सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। और अगर आपसे पूछा जाए पोलावरम प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है, तो गोदावरी इसका राइट आंसर बना देंगे, ठीक है, गोदावरी के ऊपर देखने को आपको मिलता है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किसके साथ कंसर्न होता है, ऑपरेशन फ्लड जो है आपका मिल्क प्रोडक्शन को देखने को आपको सही मिलता है, अगर इंप्रूव करना चाहते हो आप अपने दूध की उपलब्धता को। क्लियर, ऑपरेशन फ्लड ये हो गया। वाइट रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, वाइट रेवोल्यूशन सफ़ेद क्रांति की अगर हम बात करते हैं, तो वो अगेन आपका मिल्क प्रोडक्शन से देखने को आपको मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया आप लोगों को। सो ये, और अच्छा एक चीज़ आपको और बताता हूँ, वाइट रेवोल्यूशन के डॉक्टर वर्गीज़ क्यूरियन जो हैं आपके, दैट वाज ही वाज द फादर ऑफ वर्गीज़ क्यूरियन, ही वाज द फादर ऑफ अमूल, जो है जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, अमूल जो इंडस्ट्री इनकी बदौलत ही देखने को आपको मिली थी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर, वर्गीज़ क्यूरियन हो गया। ये अमूल कंपनी का बात होगी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद जो है डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहाँ पे आपकी अमूल कंपनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉइल जो फॉर्म होती है विंड डस्ट के साथ, हवा के चलने से जो है सॉइल बनती है। हॉट डेजर्ट्स के अंदर आप गर्म हवा चलती है और मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेट इसको लॉय सॉइल कहा जाता है, दोमट मिट्टी उसको कहा जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर, सिल्टी सॉइल की अगर हम बात करते हैं, सिल्टी सॉइल में क्या होता है
कि सिल्ट जो होती है एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर है, ग्रैन्यूल्स बने हुए हैं, और इसका जो साइज़ होता है सैंड और क्ले के बीच में देखने को आपको मिलता है, सैंड और क्ले के बीच में देखने को आपको मिलता है, जिसके मिनरल जो होते हैं वो होते हैं क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज इज़ अ मिनरल, एंड फेल्ड्स्पार, ये आपके जो हैं ये आपका मिनरल देखने को आपको मिलते हैं। और लोमी सॉइल क्या होती है, ये आपकी जो होती है सैंड, सिल्ट, सैंड और सिल्ट, और सैंड सिल्ट और थोड़ा सा आपका क्ले देखने को आपको मिल जाता है लोमी सॉइल के अंदर। सैंडी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका जो सैंडी सॉइल के अंदर जो है आपकी मेनली क्या होती है, सैंड होती है और थोड़ा सा क्ले देखने को आपको मिल जाती है। सो इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, क्योंकि मिट्टी के ऊपर थी, मिट्टी जो है आपकी विंड चलती है और मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह तक ऊपर जाके जमा हो जाती है, तो उसको लॉय सॉइल भी कहा जाता है। ये कुछ आपको बताना है कि कौन सा डंग मेल खाता है, कौन सा नहीं खाता। इदुकी जो है आपका थर्मल पावर स्टेशन है, यही आपका पॉइंट गलत है। पहली बात तो जो इदुकी है वो आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, क्लियर। और ये कहाँ पे देखने को आपको मिलता है, कौन सी स्टेट में, दैट इज़ इन द केरल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ साबरागिरी, ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है आपका, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये आपका पॉइंट सही है, और ये भी कहाँ पे है, केरल में। घटप्रभा की अगर हम बात करते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। और रामगंगा जो है ये आपके यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, और ये है आपका रामगंगा, दैट इज़ इन द उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर है रामगंगा, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, 2, 3, 4 बनेगा राइट आंसर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है, फार्मास्यूटिकल विभाग जो है, ये कहाँ पे देखने को आपको मिलता है, कौन सी मिनिस्ट्री में देखने को आपको मिलता है, तो ये देखने को मिलता है केमिकल और फर्टिलाइजर्स की मिनिस्ट्री के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इज द करेक्ट आंसर, यही आपका फार्मास्यूटिकल का डिपार्टमेंट हेड करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपका, ये किसका क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य क्या होता है कि आप प्राइमरी एजुकेशन को, एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज़ को जो है आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वही आपका क्या है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द एजुकेशनल बैकवर्ड एरियाज। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 1987 के अंदर। रिकमेंडेशन जो दी थी, रिकमेंडेशन दी गई थी 1986 के अंदर, और राजीव गांधी के टाइम के अंदर। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है। और वेस्टेज को रिमूव होने से कम बचाना, स्टैग्नेशन से दूर रहना, ठीक है। और आपका बच्चों जो है आपका मतलब एजुकेशन सेक्टर में आपका काम करना, मेनली एजुकेशन ऑफ ऑल के लिए बात करना, तो यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एजुकेशन इन द प्राइमरी एजुकेशन इन द एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कीम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 88-89 में आया था, और उसके बाद 95 में जो है ये एंड हो गया था। एक्सपेंडिचर जो है 137.74 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट आया था। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ होता है राइस फील्ड के अंदर। राइस फील्ड के अंदर जो है कौन सा जो है आपका डेट इज़ कौन सा जो है आपका बैक्टीरिया वगैरह जो है ग्रो करते हैं। अगर हम बात करते हैं एजोला एनाबिना होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एनाबिना नॉस्टॉक जिसे आप कहते हैं वो भी देखने को आपको मिलता है, साइनोबैक्टीरिया भी। जैमिया जो है एक्चुअली क्या है, ये आपका एयर प्योरीफायर होता है। कार्डबोर्ड पाम होता है, उसमें आपका एयर प्योरीफायर लगा होता है जैमिया, ठीक है, याद रखना है आपको। और सिलेंड्रोस्पर्मम जो है ये आपका क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, क्या है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो है आपको एग्जांपल बतानी है। देखिए 3 तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके पैरामैग्नेट्स, और एक होते हैं आपके फेरोमैग्नेट्स, क्लियर, ये आपको याद रखना है। फेरोमैग्नेट्स का मतलब क्या होता है, स्टार्ट विद द डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, जैसे कोई चीज़ है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, जहाँ से फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा कि करंट इस तरीके से चलता जाएगा, अगर सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके करंट की ऑपोजिट साइड के ऊपर हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑपोजिट साइड के ऊपर आ जाए, करंट एक डायरेक्शन में अगर घूम रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म, क्लियर, याद रखिए। और जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, पैरामैग्नेटिज्म ये क्या होता है, इनके पास कुछ हल्का सा फीवल, मतलब कुछ थोड़ा सा हल्का सा जो है मैग्नेट आ सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फीवल मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को आपको मिलेगा। सो यहाँ पे जो है आपका बिस्मथ जो है आपका क्या है, दैट इज
बिस्मुथ, ठीक है। बिस्मथ जो है आपका क्या है, ये क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसमें आपका ऑपोजिट चार्ज जो है ऑपोजिट साइड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। प्लैटिनम की अगर हम बात करते हैं तो प्लैटिनम जो है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। मरकरी, पारा जो है आपका, ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और मरकरी की और कौन सी होती है, डेट इज सिनाबार, और इट्स कॉल्ड गैडोलिनियम, जो ये आपको याद नहीं करना, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो आपके इनमें से प्लैटिनम है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसके अलावा डायमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करते हैं, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, तो दीज आर द डायमैग्नेटिक। और उसके बाद है पैरामैग्नेटिक, एक आते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तो मैंने इतने बता दिए, आपके प्लैटिनम वगैरह देखने को आपको मिलते हैं। और फेरोमैग्नेटिक पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। फेरोमैग्नेटिक होते हैं आपका आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। तो ये तीन आपके जो हैं फेरोमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आयरन और कोबाल्ट में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म किसकी होती है, उसका रीज़न क्या है, किसकी होती है, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्या होता है कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ, इसको देता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज करेंगे। तो आयरन जो होगा, जैसे जैसे आप करंट फ्लो करता जाएगा ये मैग्नेट बनता चला जाएगा, मैग्नेटिज्म आता जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम करंट बंद करेंगे आयरन छोड़ देगा। आयरन की कैपेसिटी ये है कि जल्दी से करंट लेना और जल्दी से जो है करंट लेना और मैग्नेटिक फील्ड बनाना, और फिर जैसे करंट बंद किया तो मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देना। लेकिन कोबाल्ट क्या करता है, कोबाल्ट जो है धीरे धीरे जो है गर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, और जैसे हम करंट बंद करेंगे तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड उसकी नहीं जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। सो प्लैटिनम इज द जो है 78 नंबर एटॉमिक नंबर। ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर इज द करेक्ट आंसर। लैंडस्टीनर के साथ एक पर्सन और थे, वीनर ने क्या दिया था, RH फैक्टर का कॉन्सेप्ट हमने दिया था। RH फैक्टर क्या है आपका, RH इज द रेसिस फैक्टर। रेसिस फैक्टर देखने को आपको मिलता है, ध्यान रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। डार्विन की अगर हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की आपकी थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन्होंने बुक लिखी थी। पेवलोव की अगर हम बात करते हैं तो इसने कंडीशनल रिफ्लेक्स वाला फिनोमेना बताया था कि आपके दिमाग में एक कंडीशन रखी गई है, फिर आप फ्लेक्स जो है रिफ्लेक्स देते हो। फॉर एग्जांपल, एक जो डॉग है उसको आप खाना देते हो, एक डॉग है उसको खाना देते हो, तो आप क्या करते हो, रोज़ शाम को 7 बजे जो है खाना दे देते हो और घंटे बजा देते हो। तो क्या होता है कि उसको पता लग जाता है कि हाँ आपका खाना आ गया है, मतलब डॉग का जो है खाना आ चुका है। अब क्या किया आपने, अगले दिन मतलब 1-2 दिन बाद आपने घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, तो आप देखेंगे कि जो है उसका जो सलाइवा है वो बाहर निकल रहा होता है मुंह से। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न सिर्फ यही है, ठीक है, कि उसका रीज़न सिर्फ जो है यही है कि आपकी बॉडी के अंदर कंडीशन रिफ्लेक्स था, मेमोरी थी उस चीज़ के लिए, तभी आपका दिमाग चल पड़ा, ठीक है। सो वो पेवलोव ने दिया था आपका कंडीशन रिफ्लेक्स का फिनोमिना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। ये आर्टिकल्स ये रखे हैं 19 वाले, तो 19 वाले आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आती है, और इसमें क्या होता है, ये आपके सिटीजन्स के पास राइट होता है कैसा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का, और उसके बाद पीसफुली असेंबल होने का विदाउट आर्म्स, और एसोसिएशन बनाने का, यूनियन बनाने का, और किसी भी जगह के ऊपर थ्रू आउट जो है कंट्री इंडिया में जो है मूव करने का, और जो है आपका किसी भी पार्ट के ऊपर जो है आपका टेरिटरी के अंदर रहना, ठीक है, किसी भी जगह के ऊपर। और F वाला जो है ख़त्म कर दिया गया था, और G वाला जो है किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना ऑक्यूपेशन के आधार पे और बिजनेस के आधार पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी आप प्रोफेशन आप अपना सकते हैं। 19 आर्टिकल के अंदर ये जो है हमारी 6 फ्रीडम है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फ्रीडम्स हैं आपकी 19 वाले आर्टिकल के अंदर। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा 19A, दैट इज़ आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है यही करेक्टली मैच है। और उसके बाद जो है बी वाला जो था, बी वाला ये आपका पीसफुली जो है आपका करवाने की यहाँ पे बात चल रही थी। उसके बाद है आपका ई वाला पार्ट, उसके बाद जो है आपका ई वाला पार्ट देखने को आपको मिलता है। ई वाला पार्ट है कि किसी भी आप जो है जगह के ऊपर रिसाइड कर सकते हो, रह सकते हो, किसी जगह के ऊपर रिसाइड कर सकते हो, रह सकते हो। 19G वाला जो बात करता है कि आप जो है किसी भी धर्म से बात कर रहे हैं, धर्म से हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि ये करना है ये नहीं करना। तो सिर्फ इसमें से डी ऑप्शन ही आपका सही बनता है और बाकी स्टेटमेंट जो है आपके इनकरेक्ट बनती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए जी, इनमें से मैग्नेट कौन सा नहीं है, आयरन, कोबाल्ट और निकल तो मैंने आपको बताया ही था। लेड इज़ नॉट द जो है मैग्नेट, तो सीसा क्या है आपका मैग्नेट नहीं होता। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। लेड इज़ द एंड प्रोडक्ट,
लेड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका एंड प्रोडक्ट लेड होता है, जिसे हम पीबी कहते हैं। और इसकी ओर होती है, डेट इज गैलीना, गैलीना इज द ओर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। लेड से आपको टेट्रा इथाइल लेड भी आपको याद होना चाहिए। टेट्रा इथाइल लेड जो होता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, कि अगर आप जो गाड़ी वगैरह जो है आपका गाड़ी में खड़खड़ाहट जो होती है वो आपके टेट्रा इथाइल लेड करके दूर हो जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया। कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट जो है आपका 60, ये एज ए कैंसर ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 उसको हम कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 82 इज द एटॉमिक नंबर। नेशनल साइंस डे जो है आप सेलिब्रेट करते हैं सीवी रमन जी की आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। ये आपका कब देखने को आपको मिलता है? 28 फरवरी को देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन, क्लियर। और इन्होंने इस दिन क्या दिया था? रमन इफेक्ट दिया था। रमन इफेक्ट मतलब क्या था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 28 फरवरी इज द राइट वन, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जैसे 14 जनवरी होता है, ये होता है पाई डे, ठीक है, पाई डे। और 19 दिसंबर क्या होता है आपका? गोवा लिबरेशन डे, गोवा लिबरेशन डे। गोवा को आज़ादी मिली थी 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है। और उसके बाद तो जो है इंडिया जो है आपका गोवा लिबरेशन डे। गोवा जो था आपका पहली कॉलोनी और सबसे लास्ट वाली जो आज़ाद हुई थी वही थी, पोर्तुगीज़ से हमने आज़ाद करवाई थी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, ए ऑप्शन। ये है जी 28 फरवरी। और नेशनल साइंस डे हो गया आपका, सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट दिया था, ठीक है। और आपका जो है ये 2018 की पिक्चर है, वो मत देखना। और अदरवाइज़ जो भी इन्होंने जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, सॉरी सीवी रमन की नहीं, जो है मेरे दिमाग में चल रहा था, स्वामी विवेकानंद जी चल रहे थे। 12 जनवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और जिस दिन हम बनाते हैं नेशनल यूथ डे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं। पीर पंजाल पीक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल शिखर हिमाचल के किस जिले में पड़ती है, ये आपको बताना है। ये आपको पड़ती है कुल्लू मनाली के अंदर, कुल्लू के अंदर देखने को आपको मिलती है पीर पंजाल लेक फॉल्स। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पटाखों के अंदर जो है हरा रंग आता है। पटाखों के अंदर हरा रंग जो है वो किसके कारण देखने को आपको मिलता है? वो देखने को आपको मिलता है बेरियम के कारण, क्लियर। बेरियम को मैंने आपको बताया था कि बेरियम एज ए फूड मील और बेरियम सल्फेट भी आपका खिला दिया जाता है जब आपको एंडोस्कोपी करनी ही होती है, एंडोस्कोपी करने से पहले, ठीक है, ध्यान रखिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सोडियम वाला जो पार्ट है ये है येलो कलर प्रोवाइड करता है, और स्ट्रोंशियम जो है आपका रेड कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर, क्लियर। और इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे स्ट्रोंशियम हो गया रेड हो गया, ऑरेंज हो गया कैल्शियम के कारण, सोडियम येलो के कारण, बेरियम ग्रीन के कारण, और ब्लू जो है आपका कॉपर कलर के कारण देखने को आपको मिलता है। तो इस तरीके से आपको कंडीशंस फुलफिल करते रहना होता है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? तो ये मतलब कंडीशन फुलफिल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये अगर आपसे पूछेंगे कि हाँ कौन सा कलर है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए जी अगला देखिए जी क्या कहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो है प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स देखने को आपको मिलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर? तो यहाँ पे जो है आपका दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है ओवरी, ठीक है, और ये है थैलेमस। सो दीज फोर आर द जो है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को आपको मिलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस इसको कहा जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और एंथर जो होता है आपका, एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट देखने को आपको मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस, ठीक है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट, फिलोसफर वूल किसे कहते हैं? फिलोसफर वूल हम बोलते हैं जिंक ऑक्साइड को। बस सीधा आंसर याद करेंगे, जिंक ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, जिंक ऑक्साइड, सी ऑप्शन। चालुक्य वंश का राजा जो ग्रेटेस्ट रूलर था वो कौन था? ग्रेटेस्ट रूलर में जो आता था वो आता था पुलाकेशिन द्वितीय। पुलाकेशिन द्वितीय की कैपिटल थी आपकी वातापी और बादामी, वातापी और बादामी कैपिटल थी। क्या हुआ? पुलाकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था जब वो साउथ के अंदर आने लगा था, ठीक है। किसने हराया? पुलाकेशिन द्वितीय ने। पुलाकेशिन द्वितीय ने जब ये हराया तो इनका कोड पोइट था, दैट इज पुलाकेशिन द्वितीय का कोड पोइट था जिसका नाम था रविकृति, रविकृति, ठीक है। रविकृति कोड पोइट का नाम था, और रविकृति ने एक इंस्क्रिप्शन लिखी थी, रविकृति ने इंस्क्रिप्शन लिखी थी, डेट इज कॉल्ड आहियोल इंस्क्रिप्शन, क्लियर। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है पुलाकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो ये हराया था नरसिम्हा वर्मन ने। नरसिम्हा वर्मन ने जब हराया, इन्होंने टाइटल लिया वातापी कोंडा का। नरसिम्हा वर्मन ने वातापी कोंडा का टाइटल लिया क्योंकि वातापी इन्होंने बादामी जीत लिया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। हर्षवर्धन बात करिए, हर्षवर्धन खुद लिखते हैं रत्नावली,
नागानंद, प्रियादर्शिका, ये सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? डैट इज़ जो है हर्षवर्धन द्वारा। हर्षवर्धन के ऊपर एक पुस्तक है हर्षचरिता, ये उनके कोर्ट पोएट ने लिखी है, डैट इज़ भानभट्ट ने लिखी थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, सी ऑप्शन। ये कुछ ट्रीज़ हैं, मैच करने हैं, ये शायद मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, बट फिर भी तो इसमें करेक्टली मैच पूछ रहा है कौन से हैं। सुंदरी ट्रीज़ जो है आपके वेस्ट बंगाल में है, तो ये सीधा ही जीत गया, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा जो है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को आपको मिलता है। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फिर आ जाओ टीक सागौन की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में मेनली मिलता है और महाराष्ट्र में, ठीक है। और देवदार जो है आपका पाइन फॉरेस्ट इसको कहते हैं, पाइन फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है। क्रिसमस ट्री शेप जैसा देखने को आपको मिलता है, और ये देखने को मिलता है आपको हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, उत्तराखंड में, सिक्किम में, ये सब जगह के ऊपर देखने को आपको मिलेगा। फिर आ जाओ सैंडलवुड, चंदन जिसे आप कहते हैं। सैंडलवुड जो है आपको नेचुरली ग्रोन एरिया में देखने को आपको मिलती है, दैट इज़ इन द कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती है। सो यहाँ पे देखिए जी, एमपी महाराष्ट्र वाला पार्ट है, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। एचपी और जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया। सैंडलवुड जो है आपका केरल के अंदर है, नहीं कर्नाटक और आपका तमिलनाडु के बीच में देखने को आपको मिलती है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ओनली डी इज़ द करेक्ट आंसर, सुंदरी ट्री इज़ द राइट वन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट है? गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, तो गवर्नर की क्या है? 31 साल एज होनी चाहिए अगर उसने गवर्नर बनना है, ये पॉइंट आपका गलत हो गया। 30 साल ना चाह के उसकी कितनी चाहिए? 35 चाहिए होती है। आपको बताया है वोटिंग एज 18, और पंचायत और म्यूनसिपैलिटी की जो होती है 21 होती है। लोकसभा और विधानसभा की आपकी होती है 25, ठीक है। विधान परिषद और राज्यसभा की जो होती है आपकी 30 होती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपका गवर्नर, ये एक ऐसे लोग हैं जिनकी 35 साल एज होनी चाहिए मिनिमम, तब जाके वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? वन ऑप्शन ही बनेगा करेक्ट आंसर। गवर्नर जो है अपना रेजिग्नेशन किसको दे देता है? राष्ट्रपति को, सही है। गवर्नर जो है आपका कंटिन्यू जो है आपका ऑफिस में एज ए प्रेसिडेंट्स प्रसाद जो है, प्रेसिडेंट्स प्रसाद, एक ये क्या लिखा हुआ है? द गवर्नर कंटिन्यू हिज ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट प्रसाद, ये क्या गलत है ये, ठीक है। तो चौथा है गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहली बात तो ये अपॉइंट नहीं किए जाते इस तरीके से, ठीक है, अपॉइंट वगैरह नहीं किए जाते ऐसे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन ही बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर। कुछ आपके आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपका 153 गवर्नर्स ऑफ द स्टेट के बारे में, 154 एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका शक्तियाँ, 155 अपॉइंटमेंट गवर्नर की, ठीक है। और गवर्नर की अपॉइंटमेंट, ठीक है, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो राष्ट्रपति तो करते ही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति करते हैं, और एक कनेक्टिव लिंक होता है आपका यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। क्लियर, याद रखना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी आपका पॉइंट सही। अच्छा, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, तो ये तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। कंटिन्यूस, ये स्टेटमेंट समझ ही नहीं आई, ये गलत है, स्टेटमेंट छोड़ दो इसको। गवर्नर जो है रेजिग्नेशन देगा प्रेसिडेंट को, ये भी पॉइंट सही है, और डी वाला पॉइंट भी सही है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ जो वर्डिंग जो है चेंज हो गई है, चलो कोई बात नहीं, बी और डी तो ऑप्शन सही ही बनेगा, ए सी को काट देते हैं। और 30 साल एज आई इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो इसलिए ए ऑप्शन ही बनेगा इसका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर। सो मैं यहाँ पे बात करता गवर्नर के बारे में। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ऑफिस कितना होता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होती हैं, किस तरीके से आपको कंडीशंस मिलती हैं गवर्नर्स ऑफिस में रहने के लिए। और 159 में शपथ है, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, ध्यान रखना। और 160 जो है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टन कॉन्टीजेंसीज। क्लियर, डिस्चार्ज होता है फंक्शन। और 161 जो है आपका गवर्नर्स जो है पावर है गवर्नर के पास क्षमा करने की और सस्पेंड करने की आपके केसेस को, ठीक है। सो ये आपके सारे के सारे गवर्नर्स देखने को मिलते हैं, उसके फंक्शंस और कुछ भी पूछा जा सकता है। और मेनली मैंने आपको देखा है पेपर में जब भी पूछता है वो मेनली 153 और 155 को बहुत बार पूछता है। 161 इज़ इंपॉर्टेंट। क्लियर। और पार्डन वगैरह शक्तियाँ इसमें आती हैं। और एक 213 याद कर लो, 213 में होता है आपका ऑर्डिनेंस इशू करने की शक्ति, गवर्नर की ऑर्डिनेंस इशू करने की शक्ति। तो आंसर इसमें जो भी था क्वेश्चन। चलिए जी अगला देखिए। एमनियोसेंटेसिस इज़ लीगली बैंड इन इंडिया बिकॉज। एमनियोसेंटेसिस जो है एक टेक्निक होती थी, बच्चा जो है मदर के अंदर होता था, यहाँ पे यूट्रस के अंदर बच्चा होता था, यूट्रस को हम और क्या कह देते हैं? वॉर्म कह देते हैं। अब बच्चे के अंदर क्या होता था कि यहाँ पे ऐसे सिरिंज डालते थे और इससे जो है लिक्विड निकाल लिया जाता था, और डैट लिक्विड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। जैसे वो चेक किया जाता था, ये टेक्निक जो है एमनियोसेंटेसिस कहलाती थी। जो आपका क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी अगर है तो वो चेक कर लेते थे कि अगर क्रोमोजोम में दिक्कत होती थी तो बच्चे को अबॉर्ट भी कर दिया जाता था। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए हम
एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते थे। अब जब क्रोमोसोम चेक के लिए गए तो 46 क्रोमोसोम तो देखे होंगे, तो 44 तो पता ये सेम है, और XX और XY का भी पता लग जाएगा। तो इसका मतलब एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जो है लोग क्या करने लगे थे, बच्चा सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता करने लगे थे। अगर लड़की है तो मार दिया गया, और अगर लड़का है तो बचा लिया जाता है। तो इस तरीके से देखने को आपको मिलता है एमनियोसेंटेसिस, जो लीगली बैंड है हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि इसका जो है सेक्स ऑफ द फीटस पता करने के लिए जो है हमें पता किया जाता था, तो इसीलिए इसको बैन कर दिया गया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए जी, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी कौन है? वो है आपकी गोदावरी। गोदावरी है 1465 किलोमीटर, गोदावरी है 1465 किलोमीटर, ठीक है, ये वाली। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, महाराष्ट्र से जाती है और तेलंगाना से जाती है, और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आके यहाँ पे गिर जाती है। और यहाँ पे कृष्णा रिवर भी आती है, और यहाँ पे डेल्टा बनता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है, आंध्र प्रदेश में जाती है। और नर्मदा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रिफ्ट वैली बनाती है यहाँ पे, ठीक है, रिफ्ट वैली। और महानदी डेल्टा होता है, और महानदी आपका जो है डेट इज़ उड़ीसा के अंदर जो है, महानदी के ऊपर उड़ीसा के अंदर हीराकुद डैम है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। Parliament of India acquires the power to legislate on any atom in the state list in the national interest if a resolution is passes by। देखिए जो आपका संसद होती है वो कभी भी किसी जगह के ऊपर भी स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची में कानून बना सकती है अगर उसको लगे कि ये कानून आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका 5 कारण होते हैं जहाँ पे आपका पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। तो कौन कौन से एक पॉइंट हैं? अगर राज्यसभा अप्रूव कर दे रेजोल्यूशन विद द स्पेशल मेजोरिटी एंड डिक्लेयर्स दैट इज सब्जेक्ट इज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अगर आपका वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट है तब जाके जो है ये जो है लग सकती है, दैट इज़ एमरजेंसी लगाई जा सकती है। और एमरजेंसी मतलब स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाया जा सकता है। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी अंडर आर्टिकल 250 के अंदर जो है आप कर सकते हैं, पार्लियामेंट जो है स्टेट लॉ बना सकती है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो बोल रही हैं एक कॉमन स्टेट लिस्ट बना दीजिए तो भी हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेडिस को लागू करना ये भी, और MSMEs और एग्रीकल्चर की ट्रेडिस को जो है लागू करना ये भी जो है 5 कंडीशंस के अंदर आता है। और प्रॉपर तरीके से इसमें पार्लियामेंट कानून बना सकती है राज्य सरकार के ऊपर। राष्ट्रपति शासन में भी ऐसे ही होता है, 356 में भी यही देखने को आपको मिलता है। सो दीज आर द पॉइंट्स जहां पे पार्लियामेंट अपना कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। तो पॉइंट्स देख लेते हैं और आंसर लगाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। पॉइंट देखिए, द लोकसभा बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप गलत है, 2/3 चाहिए। लोकसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, ये भी गलत है, जितने प्रेजेंट हो गए उसका 2/3 की बात चली जाएगी। और थर्ड है राज्यसभा बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ दैट इट्स टोटल मेंबरशिप, ये भी गलत है। राज्यसभा में मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट थे उसके 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग करते होने चाहिए, इसलिए आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल में से ऐसी कौन सी स्टेट है जो आपकी तीनों जगह से बाउंड है बांग्लादेश के साथ? वो कौन सी स्टेट है आपकी? डेट इज़ द त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है सभी जगह से बंधी हुई है, तो यहाँ पे है आपकी डेट इज़ त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा बांग्लादेश देखने को आपको मिलता है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो मतलब टोटल लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर देखने को आपको मिलती है, जिसमें आपका असम 4096 किलोमीटर, जिसमें आपका असम वाला पार्ट भी देखने को आपको मिलता है। असम के अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली 856 किलोमीटर के आसपास जाती है। त्रिपुरा 180 किलोमीटर के आसपास, छोड़ो 1 किलोमीटर छोड़ो, बस आपको पता होना चाहिए कि ये है। और एक पता होना चाहिए कि जो हमारा बांग्लादेश है वो 4 जगह से लिंक करता है इंडिया में। कहाँ कहाँ से? असम के अंदर लिंक करता है, त्रिपुरा के अंदर लिंक करता है, मिज़ोरम, ठीक है, मेघालय और आपका वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो आपकी कनेक्ट होती हैं किससे? दैट इज किससे कनेक्ट होती हैं? ये है आपकी कनेक्ट होती हैं विद द बांग्लादेश। सो ये पता होना चाहिए आपको। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। त्रिपुरा में आपका क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है, क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, माउलिंग नेशनल पार्क है, यहाँ पे नामडाफ नेशनल पार्क है। असम के अंदर जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग, नामेरी, ये आपके नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और अदरवाइज जो है असम के अंदर एक दिब्रू साइकोवा जो है आपका नेशनल पार्क देखने को मिलता है। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आपकी इंग्लिश है। और नागालैंड के अंदर एक फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। नागालैंड जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और डेट्स इट। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन।
सिगरेट लाइटर के अंदर जो है कौन सी गैस देखने को आपको मिलती है? बिल्कुल एलपीजी वाला कनेक्शन है यहाँ पे, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिसके अंदर देखने को आपको मिलता है कौन सा मिश्रण? दैट इज़ द ब्यूटेन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ब्यूटेन इज़ द राइट वन। मीथेन जो होती है इसे हम मार्श गैस कहते हैं, दलदल वाली गैस कहते हैं, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी है ये। और मीथेन जो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है और गर्म भी रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। और प्रोपेन और रेडॉन आपको पता होना चाहिए कि आपकी रेडॉन जो गैस होती है कैंसर ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एल्गी और फंगस अगर दोनों इकट्ठे रहते हैं तो लाइकन बनता है, लिचिन बनता है। तो ये किस टाइप की जो है एसोसिएशन देखने को मिलती है? सहजीविता। सहजीविता का मतलब क्या है कि एक बंदा दूसरे ऊपर डिपेंड है, दूसरा बंदा पहले के ऊपर डिपेंड है, और लाइकन बनता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। लाइकन अगर हवा में प्रेजेंट होते हैं, लाइकन अगर हवा में प्रेजेंट होते हैं तो मतलब एयर पोल्यूशन वहाँ पे नहीं है। अगर वहाँ पे एब्सेंट होते हैं तो डैट मीन्स एयर पोल्यूशन वहाँ पे देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कमेंसलिज्म की अगर हम बात करते हैं, सहभोजिता की अगर हम बात करते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जहाँ पे एक को तो बेनिफिट मिलता है, एक को बेनिफिट मिलता है और अदर को, दूसरे पर्सन को जो तो ना तो बेनिफिट मिलता है ना ही नुकसान होता है। तो ये कंडीशंस देखने को आपको मिलती हैं यहाँ पे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे मैंने बोला था कि लाइकन अगर एयर आपकी पॉल्यूटेड है तो वो लाइकन नहीं दिखेंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे सल्फर पोल्यूशन चल रहा है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और हमारा 7th पार्ट जो है इसके अंदर कंप्लीट हो गया है, और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो देखते हैं आगे के लेक्चर्स में। बाकी जो अपडेट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।